माला मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसने मुझे उस मक्कार शंकर से बचाया और उसके बदले में मैंने उसे शुक्रिया भी नहीं किया। क्यों ना मैं आज माला से मिलकर आऊं और उसे शुक्रिया भी कर दूं। ये सोचकर सीता माला से मिलने घर से निकल ही रही थी कि बेटी, इतनी सुबह तुम कहाँ जा रही हो? पिताजी, मुझे माला से मिले हुए कई दिन हो चुके हैं और आज घर में कोई काम भी नहीं है, इसलिए सोचा आज मैं माला से मिलाऊं। ठीक है बेटी, जाओ, जल्दी आ जाना। अच्छा सुनो बेटी, लौटते समय मटके बनाने के लिए एक चाक लेती आना। चाक? मगर पिताजी, वो तो नदी के उस पार दूसरे गांव के बाजार में मिलता है। हाँ बेटी, नदी माला के घर के करीब है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कह दूं, मगर रहने दो, मैं खुद ही काम खत्म करने के बाद ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस पूछ रही थी। चलिए ठीक है, मैं आते हुए ले आऊंगी। सीता ये कहकर माला से मिलने उसके घर के लिए निकल गई। अरे सीता, तुम यहाँ? आज किधर से चांद निकला जो तुम मेरे घर आई हो? अरे माला, तू भी ना, तुम ही कहती थी ना कि मैं तुझसे मिलने कभी नहीं आती हूँ, इसलिए आज पूरे दिन का समय निकालकर मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने, वैसे भी हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ माला, तुम तो जानती हो घर में मेरे और पिताजी के अलावा और है ही कौन, इसलिए पिताजी का सारा काम मैं ही देखती हूँ। बस इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता जो कहीं घूम फिर आऊं। बड़ी मुश्किल से आज समय निकाल कर आई हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सीता, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। खैर ये सब छोड़ो, तुमने अच्छा किया जो आज पूरे दिन का समय निकाल कर आई हो। आज मैं तुम्हें अपना पूरा गांव दिखाऊंगी। अरे सच? लगता है आज बहुत दिनों बाद पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और फिर वो दोनों गांव घूमने निकल गए। अभी वो दोनों गांव में घूम ही रही थी कि उन दोनों की नजर गांव के कुएं के पास गई, जिस कुएं से सारे गांव वाले पानी भरा करते थे, जहां दो सहेलियां पानी भरने के लिए आपस में झगड़ रही थीं। देख रचना, मैं पहले आई हूँ, इसलिए पहले मैं इस कुएं से पानी भरूंगी। अरे बड़ी आई, अपने आप को कोई राजकुमारी समझती है क्या? ये कुआं तेरे बाप का है क्या? पहले तो मैं ही पानी भरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे ये कुआं मेरे बाप का तो नहीं है, मगर तेरे बाप का भी नहीं है। चल अब हट पीछे और मुझे पानी भरने दे, वरना मैं तेरा सर इस मटके से फोड़ दूंगी। जरा फोड़ कर तो दिखा, मैं तुझे इसी कुएं में फेंक दूंगी, तब लेती रहना पानी। एक महिला दोनों को लड़ते हुए देखकर चुपके से कुएं का पानी भरने चली जाती है। तुम दोनों यूं ही लड़ती रहो, कुएं में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, मैं पानी भरकर चली जाती हूँ। वो औरत उन दोनों को लड़ने का फायदा उठाकर खुद कुएं का सारा पानी भरकर चली जाती है, जबकि वो दोनों बेवकूफ अभी तक आपस में लड़ने में व्यस्त थी। तभी अचानक उनकी माँ वहाँ पर आती है। अरे गीता, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? लड़ना बंद करो, पहले पानी तो भर लो। तुम दोनों को इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक बच्चों की तरह लड़ती हो। तुम्हारी वजह से घर में अभी तक चूल्हा भी नहीं फूका है। तुम्हारे बापू खेत से काम करके आएंगे तो उन्हें क्या खाने को दूंगी। और फिर वो दोनों अपनी माँ के कहने पर दोबारा पानी भरने के लिए जैसे ही कुएं के पास गई तो कुएं में पानी ना देखकर बोली, माँ, कुएं में तो पानी ही नहीं है। हाँ माँ, कुएं में एक मटका तो क्या, एक कटोरी भर पानी भी नहीं है, अब क्या करें? और लड़ती रहो आपस में। तुम्हें इतना भी याद नहीं रहता कि जब गर्मी बढ़ती है तो इस कुएं का पानी सूख जाता है। अब रहना दिन भर प्यासे। रचना की माँ को इस तरह गुस्से में देखकर सीता और माला उनके पास आई। क्या हुआ काकी?
आप सब इतने परेशान होकर यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़े हो? सीता के पूछने पर रचना की माँ ने उन्हें सारी बातें बताई। फिर रचना की माँ बोली, अरे माला, गर्मियों में सुबह सुबह कुछ देर तो इस कुएं में पानी रहता है, पर जैसे ही धूप आने लगती है तो पानी सूखने लगता है। ये आप क्या कह रही हैं काकी? इससे तो हमारे गांव वालों को काफी तकलीफ होती होगी। बेटी, तुम तकलीफ की बात कर रही हो, तुम भी समझ सकती हो कि घर में पानी ना हो तो घर की हालत क्या होगी। अब हमें कहीं और से पानी भरकर लाना होगा। हाँ माला, अब हमें दूर जाकर तालाब से पानी भरना पड़ेगा। काकी, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। माला, हमें इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ सीता, तुम ठीक कह रही हो, हमें मिलकर कुछ करना होगा। माला कुछ सोचकर बोलती है, काकी आप चिंता मत कीजिए, पानी का ये दुख इस गांव वालों के लिए अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। फिर आप लोग जब चाहो, जितना चाहो उतना पानी भर सकोगे। ये सुनकर गीता और रचना की माँ उन्हें देखते हुए अपनी बेटी से बोली, ये होती है असली सहेलियाँ, जो एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। और क्या, इन दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर है। और एक तुम दोनों कलमोही कहेगी, जो सारा दिन लड़ती रहती हैं। रचना और गीता की माएँ माला और सीता की मिसाल देते हुए अपनी अपनी बेटियों को उल्टा सीधा कहते हुए दोनों लेकर वहां से चली जाती हैं। जबकि उन्हें जाता हुआ देखकर माला और सीता भी वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। घर पहुंचकर, सीता, आज चलते चलते हम लोग बहुत थक गए ना? हाँ माला, असल में इस गांव की सड़कें भी बहुत खराब है, इसलिए इतना थक गए हैं हम। शायद इस गांव के सरपंच इस गांव के विकास के लिए कुछ करते नहीं होंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, पता नहीं सरपंच काका आखिर हमारे गांव के विकास और निर्माण कार्य पर ध्यान क्यों नहीं देते। पता नहीं, खैर बहुत देर हो गई है, अब मुझे भी घर जाना है, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। अभी माला ये सब कह ही रही थी कि सीता एक बार फिर से बोली, माला, घर लौटते समय पिताजी ने मुझे मटके बनाने वाले से चाक खरीद कर लाने को कहा था। अच्छा, लेकिन सीता, वो तो नदी के उस पार दूसरे गांव में मिलता है, और हम इस समय नदी पार कैसे करेंगे? तुझे तो पता ही है, नदी पार करने के लिए यहाँ कोई पुल ही नहीं बना है, और शाम के समय कोई नौका भी नहीं मिलेगी। उफ, ये गांव तो मेरे गांव से भी पिछड़ा हुआ है। ना तो इस गांव में पीने का पानी है, न पुल है, और ना ही सड़क। तुम इतनी चतुर और समझदार होकर भी सरपंच से क्यों बात नहीं करती हो? सीता की बातें सुनकर माला सोचते हुए बोली, बस बहुत हो गया सीता, तुम ठीक कह रही हो। अगर गांव वाले सरपंच जी से बात करने में डरते हैं तो मैं कल ही सरपंच जी से गांव की सारी समस्याओं के बारे में बात करूंगी। माला, इस नेक काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और फिर ये कहकर सीता अपने घर लौट गई। अगले दिन माला और सीता दोनों सरपंच के पास जा पहुंची। दोनों को देखकर सरपंच जी बोले, माला और सीता, तुम दोनों यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, दरअसल हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटी, क्या बात करनी है? सरपंच जी, आज हम आपके पास हमारे गांव में होने वाली समस्याओं के बारे में बात करने आए हैं। ना तो हमारे गांव में भरपूर पीने का पानी है, ना ही ढंग की सड़कें हैं, और तो और नदी पार करने के लिए एक ढंग का पुल तक नहीं है। सरपंच जी, भला ऐसा कब तक चलेगा? अब तो गर्मी भी बढ़ रही है, तो क्या हम इस गर्मी में प्यासे मरेंगे? माला बेटी, मैं भी जानता हूँ हमारे गांव में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं भी तो तुम लोगों की तरह परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों सरपंच जी, आप तो इस पूरे गांव के सरपंच हैं ना,
भला आपके अलावा और कौन हमारे गांव की परेशानियों को हल करेगा? अगर आपसे इस गांव की समस्या हल नहीं होती है तो आपको इस गांव के सरपंच रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीता की बातें सुनकर सरपंच के होश उड़ गए। सरपंच सोचने लगा, ऐसा ना हो बिना गलती के सीता की बातों पर पूरे गांव वाले मुझे ही दोषी मान ले और मुझे सरपंच पद से हटा दें। सरपंच सोचकर बोला, माला तुम कहती हो तो ठीक है, मगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और गांव के विकास के सारे काम शहर के दफ्तरों में होते हैं और ये सारे काम गांव के मुंशी जी पहले देखते आए हैं। मैंने उनसे कई बार इस बारे में बात की। तो मुंशी जी क्या कहते हैं? यही कि उन्होंने शहर जाकर सरकार को हमारे गांव के विकास की कई बार अर्जी दी है। जब सरकार पैसे भेजेगी तो कुछ हो पाएगा। अच्छा सरपंच जी, मुझे लगता है आपको एक बार फिर से मुंशी जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इस बार समय रहते हुए कुएं की व्यवस्था नहीं की गई तो हमारे गांव के सारे लोग प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों कहती हो तो मैं मुंशी जी से जरूर बात करता हूँ। ठीक है सरपंच जी, मगर आप उनके सामने हमारा नाम मत लीजिएगा। आप अकेले ही मुंशी जी से बात करने जाइए। ठीक है बेटी, तुम लोग घर जाओ, मैं इसी वक्त मुंशी से बात करने जाता हूँ। सरपंच ये कहकर वहाँ से मुंशी के घर की ओर चल पड़ा। सरपंच के चले जाने के बाद सीता ने हैरानी से माला से पूछा, माला, भला तुमने सरपंच जी को हमारा नाम लेने से मना क्यों किया? ऐसी ही सीता, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर दोनों में से चोर कौन है। मैं समझी नहीं माला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम बहुत भोली हो सीता। मुझे ये देखना है कि सरपंच अभी जितनी बातें बोल रहा था उसमें कितनी सच्चाई है। अब देर मत करो और चलो मेरे साथ। सरपंच जी मुंशी जी से इस बारे में क्या बातें करते हैं। इतना कहकर माला सीता को लेकर सरपंच का पीछा करते हुए मुंशी के घर जा पहुंची और चुपके से दोनों की बातें सुनने लगी। अरे आइए आइए सरपंच जी, आप यहाँ, कहिए सब कुशल मंगल है ना? आज मुझे कैसे याद किया? नहीं, कुछ कुशल मंगल नहीं है। आप तो जानते हैं गांव के हालात। पहले तो गांव वाले कुछ नहीं बोलते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सब पूछने लगे हैं और पूछेंगे क्यों नहीं। सही में हमारे गांव में ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही नदी में पुल और ना ही कुएं और तालाब में पानी। सरपंच जी आपकी बात सही है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको बताया था, मैंने शहर जाकर गांव विकास के लिए कई बार अर्जी दी। वहाँ से सिर्फ हमें दिलासा के अलावा कुछ नहीं मिला। जब तक हमारे सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता तब तक हम क्या कर सकते हैं? आप तो ठीक कहते हैं, परंतु इस बार जैसे भी हो हमें गांव के विकास के लिए सरकार से सहयोग लेकर आना ही होगा। आप मुझे भी अपने साथ लेकर शहर में चलिए, मैं खुद बात करूंगा साहब से। मुंशी के मन में खोट था। सरपंच की बातें सुनकर सोचने लगा, अगर मैंने सरपंच को अपने साथ शहर लेकर जाने का प्लान किया तो मेरा भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुंशी कुछ सोचकर बोल पड़ा, अरे सरपंच जी, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मैं हूँ ना। अगर इस बार हमारी अर्जी नहीं सुनी गई तो मैं वहीं गांव वाले के लिए लड़ाई कर लूंगा और जैसे भी हो इस बार गांव के विकास के लिए सरकारी सहयोग जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। भगवान करे आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो। ठीक है सरपंच जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर सरपंच के वहाँ से जाते ही मुंशी बोला, मूर्ख कहीं के, जब तक तेरे जैसे मूर्ख गांव में सरपंच रहेगा तब तक इस गांव के विकास नहीं होने वाला। तो क्या जी, आप शहर नहीं जाएंगे? कैसे नहीं जाऊंगा? इस अर्जी की वजह से तो हमारी ठाट बाट है। तुम क्या जानो, गांव विकास के मिले पैसों से ही तो हमारे घर चलते हैं। मैं शहर जाकर सरपंच के सामने भी अच्छे बनूंगा और सरकार से गांव के विकास के लिए पैसे जो मिलेंगे उससे ऐश करूंगा
और रही गांव वाले की बात, तो सरपंच भी बड़ा मूर्ख है। मेरी चालाकी इनके समझ से तो परे है। आप ये पूरे गांव वालों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। सरपंच जी आपसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आप उनकी उम्मीदों को इस तरह गला नहीं घोट सकते। बड़ी आई गांव वालों और सरपंच के बारे में सोचने वाली। तेरी बात पर चलूंगा तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। मुंशी अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, जबकि ये जाने बगैर कि एक खिड़की के पीछे से सीता और माला छुपी उसकी सारी बातें सुन रही थी। दोनों की बात सुनकर माला बोली, अच्छा तो ये मुंशी का बच्चा हम गांव वालों के साथ धोखा कर रहा है। अब मैं इसे बताऊंगी माला क्या चीज है। इसको छठी का दूध याद ना दिलाया तो मेरा नाम माला नहीं। हाँ माला, ये कलमुहा मुंशी हमारे गांव वालों का हक अधिकार लूटकर खुद हजम करता है। इसका काला सच तो हमें सबके सामने लेकर आना ही होगा। हमें कुछ करना होगा माला। तुम चिंता ना करो सीता, अब तुम देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ। बस मैं तुमसे जो कह रही हूँ तुम वो सब करती जाओ, फिर देखो इसके साथ क्या क्या होता है। और फिर माला सीता के कान में कुछ कह के मुंशी के पीछे पीछे चोरी से शहर की ओर चल पड़ी और दूसरी तरफ सीता भी अपने काम पर लग गई। मुंशी विकास कार्यालय पहुंचकर, आइए मुंशी जी, आपको गांव वालों के प्रति इतने प्रेम देखकर मुझे भी खुशी होती है। इसके लिए आप की दी हुई अर्जियों को सरकार से इतनी जल्दी मनवा देता हूँ। साहब, ये तो मेरा फर्ज है। उस गांव में मेरी तरह कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मैं अपनी कीमती समय निकाल कर थोड़े गांव वालों की मदद कर देता हूँ, जिससे गांव वालों की कुछ भलाई हो जाए। बहुत नेक सोच है आपकी। अगर आप जैसे सारे गांव में 2-4 लोग हो जाएं तो कोई पिछड़ा गांव नहीं रहेगा। इस बार 2 लाख की मांग सरकार ने दे दी है। ये रहे आपके गांव के विकास के लिए 2 लाख रुपए। अब जाकर अपने गांव में अच्छे काम करवाइए। अभी मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। कर्मचारी के बाहर जाते ही मुंशी खुशी से सोचने लगा, अरे वाह, आज तो पूरे 2 लाख रुपए मिले। अब तो मैं फिर से एक नई कोठी खरीदूंगा। और वैसे भी जो पैसे पिछली बार मुझे मिले थे उससे भी तो मैंने शहर में कोठी खरीदी। खैर, अब मुझे गांव में रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। अभी मुंशी खुशी से ये सब सोच ही रहा था कि अचानक माला, सीता और सरपंच जी के साथ सारी पंचायत वहाँ पहुँची। अच्छा बेटा, तुझे क्या लगा था तो हमें उल्लू बनाकर चूना लगाता रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। देख लीजिए सरपंच जी, मैंने इसलिए आपको यहाँ सीता के साथ कहकर बुलवाया था ताकि आप लोग खुद इस मुंशी के बच्चे की सारी सच्चाई जान सके। अभी तक गांव के विकास के नाम पर इसने कई बार पैसा हड़प लिया है। नहीं सरपंच जी, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं तो उल्टा ये पैसे आपको ही देने आ रहा था। ये झूठ बोल रहा है सरपंच जी। इसने पहले भी गांव के कामों के लिए बहुत सारे पैसे लेकर आपसे झूठ बोला है। मैं बहुत देर से इस मुंशी के बच्चे की करतूत देख रही हूँ। मैं तो इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर मैंने इसे जूतों की माला पहनाकर सारे गांव में ना घुमाया तो मेरा नाम भी माला नहीं है। गांव वालों के पैसे हजम करना कोई मामूली बात थोड़ी ही है। सरकारी दफ्तर के बाहर लोगों को जमा देखकर वही कर्मचारी आया और पूछा, ये क्या हो रहा है और ये भीड़ कैसी? अरे मुंशी जी, आप अभी तक यहीं हैं? क्या हुआ, पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? अभी वो कर्मचारी और कुछ बोलता कि माला बोल पड़ी, नहीं साहब, हम गांव वालों को कब से इस मुंशी ने लूटा है। ये सारी सच्चाई आप ही बताइए साहब। ये चोर मुंशी आपसे कितनी बार पैसे लेकर गए हैं, आप ही बताइए ये सब। मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पहले मुझे सारी बात बताइए, फिर मैं आपकी मदद कर पाऊँ। फिर माला ने उस कर्मचारी को सारी कहानी बताकर कहा, साहब, हमारे गांव में गर्मी की वजह से ना तो कुएं में पीने का पानी है और ना ही पक्की सड़कें हैं, और तो और नदी पार करने के लिए एक ढंग का पुल तक नहीं है। इस कार्य के लिए हमारे सरपंच जी ने इस मुंशी को आपके पास भेजा था।
माला की सारी बातें सुनकर कर्मचारी को सारी बातें समझ में आ गई थी। कर्मचारी गुस्से से मुंशी की ओर देखकर बोलता है, मुंशी, मैं तो तुम्हें नेकदिल इंसान समझता था जो गांव वालों के लिए अच्छा सोचने वाला है, पर तुम तो मक्कार इंसान निकले। मुंशी तकरीबन हर महीने मुझसे गांव विकास के लिए लाखों रुपए लेकर जाते रहते हैं। अच्छा हुआ समय रहते आप लोग यहाँ आ गए, नहीं तो ये मक्कार आदमी आप लोगों के नाम पर कब तक सरकार से पैसा लूटता रहता। कर्मचारी की सारी बातें सुनकर सारे लोग हैरानी से मुंशी जी को देख रहे थे। कुछ पल बाद सरपंच जी बोले, मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मेरा और मेरी सारी पंचायत का ये फैसला है कि इस मुंशी के पास जितनी संपत्ति है, धन है, वो सब बेचकर गांव के विकास को किया जाए। माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया। हमें तुम्हारी माफी नहीं चाहिए मुंशी, बल्कि हमें हमारे गांव के विकास के लिए पैसे चाहिए जो तुमने हड़प किए थे। भाभी, जितनी जल्दी हो सके, अगर तूने कुछ आनाकानी की तो सारी उम्र तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगा। माला और सीता की सूझबूझ के कारण सरपंच जी को गांव के लुटेरे मुंशी की सारी चालाकियों के बारे में पता चल गया। अब उस गांव में कोई भी समस्या होती तो सरपंच भी माला जी को बुलाकर पूछा करते और इस वजह से अब गांव की सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं। अरे बेटी सीता, जरा यहाँ आना। जी पिताजी, कहिए। बेटी, दरअसल दुकान में मिट्टी खत्म हो गई है, तुम जंगल से मिट्टी ला दो। पिताजी, वो तो मैं ला दूंगी, मगर 2 दिन पहले जो मिट्टी मैं लेकर आई थी वो कहाँ गई? अरे बेटी, वो मिट्टी तो कब की खत्म हो गई। मेरी बेटी है ही इतनी शुभ कि जिस मिट्टी को हाथ लगा दे उसके बने मटके बिकने में देर नहीं लगते। अरे पिताजी, आप भी ना तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ जंगल से मिट्टी। काशी और सीता की बातें सुनकर शंकर अपने मन में सोच रहा था, ये मौका बहुत अच्छा है। सीता अकेले मिट्टी लेने जा रही है, मैं इसके पीछे जाकर इसे अपनी बातों में फंसाकर इससे इस मिट्टी को ले लूंगा। फिर उन मिट्टी से मटके बनाकर उन्हें बेचकर अमीर हो जाऊंगा। शंकर सोच ही रहा था कि अनजान सीता अपने पिता के कहने पर जंगल के लिए निकल चुकी थी। शंकर भी देर ना करते हुए सीता के पीछे निकल गया। कुछ देर बाद, जल्दी से मिट्टी को इस बोरी में इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में शाम होने वाली है और मुझे दुकान भी पहुँचना है। सीता खुद से ये कहकर वहाँ की मिट्टी बोरी में भर लेती है, जबकि शंकर उसकी अच्छी और चिकनी मिट्टी देखकर दूर खड़ा चालाकी से सोचने लगता है। ओह, मुझे अब समझ आया कि काशी के मटके इतने अच्छे कैसे होते हैं, क्योंकि वो इस जगह की मिट्टी इस्तेमाल करता है। यहाँ से मिट्टी मैं भी ले सकता हूँ। मुझे सीता के शुभ हाथों की मिट्टी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब ये मिट्टी मेरी होगी। उधर सीता मिट्टी भरकर वहाँ से जाने के लिए हुई, तब अचानक शंकर वहाँ पर आकर बोला, अरे बेटी सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं माफी चाहूंगी, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? हाँ बेटी, तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं शंकर हूँ, तुम्हारे पिताजी के जानने वालों में से हूँ। मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो बेटी? काका, मैं यहाँ मिट्टी लेने आई हूँ, बस अब घर जा रही हूँ। ओह अच्छा, वैसे मुझे भी मिट्टी लेकर जाना था, पर मेरे पैर में दर्द होने के कारण मुझसे अब चला नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे ये मिट्टी दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माफ कीजिए काका, मैं आपको ये मिट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि पिताजी को मटके बनाने हैं और मेरी दुकान पर एक भी मटका नहीं है। सीता की बातें सुनकर शंकर अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगा था। फिर कुछ सोचकर बोला, अरे बेटी, मटके तो मुझे भी बनाने हैं और मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे ये मिट्टी दे दो तो बदले में मैं तुम्हारे पिता से 1000 मटके बनवाऊंगा और उनका पैसा भी दूंगा। शंकर की बात सुनकर सीता खुशी से अपने मन में सोचने लगी,
ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर पिताजी एक बार में 1000 मटके बनाकर बेच देंगे तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। अभी सीता इस सोच में डूबी ही थी कि शंकर उसे टोकते हुए बोला, लगता है तुम्हें 1000 मटके बनाकर नहीं बेचना है। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा बेटी, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। शंकर मक्कारी से झूठ मूठ का नाटक करके सीता को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सीता कुछ सोचकर बोली, अरे नहीं नहीं काका, ये लीजिए, आप इन मिट्टी को रख लीजिए, और आपको 1000 मटके चाहिए हो तो वो भी मैं तैयार रखूंगी। बस आप इतना बता दीजिए कि आपको मटके कब तक चाहिए होंगे। तुम जितनी जल्दी ये मटके तैयार कर दो, तुम्हारा मटका तैयार होते ही मैं मटके लेने आऊंगा। अब लाओ ये मिट्टी मुझे दे दो और तुम घर जाओ। शंकर को मिट्टी देकर सीता अपनी दुकान पर वापस लौट चुकी थी, जबकि उसे जाता देखकर शंकर चालाकी से अपने मन में सोच रहा था, अरे मूर्ख लड़की, मेरी इतनी सी बात पर अपनी सारी मिट्टी मुझे देकर चली गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी जल्दी मूर्ख बन जाएगी। और फिर शंकर भी वहाँ से मिट्टी लेकर अपने गांव की तरफ निकल गया, जबकि दूसरी तरफ सीता को खाली हाथ आते देखकर काशी बोल पड़ा, बेटी सीता, मैंने तुझे मिट्टी लेकर आने को भेजा था, तुम खाली हाथ क्यों आई? अरे पिताजी, वो तो मैंने आपके मित्र शंकर काका को दे दिया। उनको हमसे 1000 मटके चाहिए और उन्होंने 1000 मटके बनाने को बोला है। क्या सच? मगर 1000 मटके? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। ओहो मेरे प्यारे पिताजी, मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। फिर सीता काशी को जंगल में होने वाली सारी बातें बताती है। सीता की सारी बातें सुनकर काशी बोला, वो तो ठीक है बेटी, पर वर कुछ नहीं पिताजी, हम मटका बनाना कब से शुरू करेंगे, आप इतना बता दीजिए। बेटी उसके लिए तो हमें बहुत सारी मिट्टी की जरूरत होगी, इसलिए इस बार मैं मिट्टी लेकर आऊंगा और मटके बनाऊंगा। पिता की बात सुनकर सीता खुशी से झूम उठी, जबकि दूसरी तरफ सीता की दी हुई मिट्टी से शंकर मटके बनाने में लगा हुआ था। अरे वाह, मेरे मटके तो काशी से भी अच्छे बने हैं। अब देखना सारे लोग मेरे ही मटके खरीदेंगे और फिर मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। शंकर खुद से बातें करते हुए अपने सारे मटके बनाकर अपनी दुकान में सजा देता है और अब ग्राहक के इंतजार में बैठा था। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। आखिर क्या बात है? कुछ दिन तक इसी तरह चलने के बाद शंकर गुस्सा होकर सोच रहा था, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जल्दी मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी, नहीं तो मुझे भूखा मरना होगा। जबकि दूसरी तरफ जब कई दिनों तक शंकर मटके लेने नहीं आया तो सीता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, शंकर काका तो हमारे मटके लेने ही नहीं आए। अब हम इतने सारे मटकों का क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटी, हम इन मटके को अपनी दुकान पर ही बेच देंगे। फिर काशी और सीता मिलकर अपनी दुकान में मटके बेचने लगे। उधर शंकर अपनी दुकान में बैठा बैठा सोच रहा था, ऐसा करता हूँ, जरा मैं दूसरे गांव बाजार जाकर देखता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। शंकर ये सोचकर काशी के गांव उसकी दुकान पर पहुंचा तो वहाँ काशी की दुकान पर भीड़ देखकर परेशान हो गया और फिर अपने मन में सोचने लगा, अरे सुबह से शाम हो जाती है मगर मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। लेकिन ऐसी क्या बात है कि इस काशी के बच्चे की दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है। शंकर ये सब देखकर सोचते हुए वहाँ से अपने घर वापस आ गया। उसे चिंतित देखकर शंकर की पत्नी बोली, क्या हुआ है जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या कहूँ शोभा। फिर शंकर ने शोभा को सारी बातें बता दी।
फिर शंकर बोला, आखिर काशी और उसकी बेटी सीता के हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जो सब उसी के हाथ से मटके लेते हैं? हमारी दुकान की तरफ कोई देखता नहीं। देखो जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी कहना है सीधा सीधा कहो। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि अगर काशी और उसकी बेटी सीता के हाथों में जादू है तो क्यों ना हम सीता को अगवा कर लें। शंकर अपनी पत्नी की बात सुनकर चकित रह गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम तो मुझसे भी चालाक और मक्कार हो। लगता है अब कुछ बड़ा करना होगा। बस आप सीता को अगवा करके ले आओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। फिर शंकर सीता को अगवा करने का उपाय सोचने लगा। उधर सीता अपने पिता से, पिताजी, आप सारे मटके इन बैलगाड़ियों पर क्यों रख रहे हैं? बेटी, अभी हमारे 1000 मटके में से कुछ ही मटके बिके हैं। अगर जल्द ही मटके नहीं बिकी तो हमारे मटके खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं सारे मटके को पास के गांव में बेचने जा रहा हूँ। ओह, ये तो आपने अच्छा सोचा पिताजी। हाँ बेटी, ये एक बैलगाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। कल सुबह तुम दूसरी बैलगाड़ी लेकर बाकी मटके लेकर आना। फिर हम दोनों मिलकर साथ में ये सारे मटके बेचेंगे। ठीक है पिताजी, मैं बाकी के बचे हुए मटके लेकर आ जाती हूँ। सीता की ये बात सुनकर काशी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चला जाता है। अगले दिन सीता भी बाकी बचे हुए मटके लेकर दूसरी बैलगाड़ी से दूसरे गांव जाने के लिए निकल रही थी कि वहां अचानक माला आई, जो सीता की बचपन की सहेली थी। अरे मेरी प्यारी सहेली, तुम तो भूल ही गई हो मुझे। अरे माला, तुम यहाँ? हाँ सीता, मैंने सोचा तुम तो मुझे भूल ही गई हो, तो क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने चली जाऊँ। अरे नहीं माला, ऐसी बात नहीं है। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरी सबसे चतुर और बचपन की सहेली हो। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बैलगाड़ी पर सवार होकर कहाँ जाने का इरादा है? माला के पूछने पर सीता उसे दूसरे गांव के मेले में जाने की बात बताती है। सब सुनकर माला बोली, अच्छा, चलो ठीक है, तुम दूसरे गांव के मेले में जाओ, मैं भी घर जाती हूँ, फिर मुलाकात होगी। और फिर माला अपने घर के लिए निकल गई। माला के जाते ही सीता भी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। लगभग आधा रास्ता तो कट ही गया है। मैं जल्दी से दूसरे गांव के मेले में पहुंच जाऊंगी। सीता को दूसरे गांव जाने में एक जंगल वाले रास्ते से बैलगाड़ी लेकर जाना था। शंकर उसका पीछा करते हुए एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। अच्छा, तो ये मटके बेचने दूसरे गांव में ले जा रही है। कोई बात नहीं, उस दिन तो मेरा काम नहीं बना, लेकिन आज मैं इसे यहीं से अगवा कर ले जाऊंगा। शंकर ये सोचकर सीता के पास पहुंचकर बोला, अरे रुको बेटी, मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था। जी काका, वो मैं दूसरे गांव के मेले में जा रही हूँ, और आप दुकान पर मटके लेने क्यों नहीं आए? मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, पर आज ही तुम्हारे पिताजी मुझे मेले में मिले थे। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है कि तुम्हें उनके पास पहुंचा दूं, क्योंकि रास्ते में खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं। इसलिए चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। ओह अच्छा काका, आपको पिताजी ने ही भेजा है। ठीक है, फिर आप मुझे उनके पास ले चलिए। हाँ बिल्कुल। और फिर शंकर सीता को अपने साथ दूसरे गांव ले जाने का झांसा देकर एक सुनसान जगह पर लेकर पहुंचा, जहां सीता उस सुनसान जगह को देखकर बोली, काका, ये आप मुझे किस जगह पर लेकर आए हैं? ये दूसरा गांव जाने का रास्ता तो कहीं से नहीं लग रहा। वो इसलिए क्योंकि
यह दूसरा गांव का रास्ता है ही नहीं। पर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? वह इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। पर किस लिए? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे देर हो रही है, अब जाने दीजिए। पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है लड़की। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो ये सबसे पहले तेरे पिता को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें। इतना बोलकर शंकर सीता को अपने घर लेकर पहुंचा। सीता को देखकर शोभा बोली, ओह, तो ये वही सीता है जो आपके सिर का दर्द बनी हुई है। आप इसे मेरे पास छोड़ दीजिए। बस 2 दिन भूखे और प्यासे रखूंगी तो इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दूसरी तरफ सीता के ना आने पर उसके पिता चिंतित हो चुके थे। काशी परेशान होकर, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ रह गई। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। मुझे अभी घर जाकर देखना चाहिए। तभी काशी सीता को ढूंढने से निकल जाता है। दूसरी ओर शंकर और उसकी पत्नी शोभा सीता को भूखा प्यासा रखकर धमका रहे थे। तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर मेरे घर का पूरा काम करना होगा और साथ ही मटके भी बनानेंगे। और अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं काशी को जान से मार दूंगा, समझ गई ना? ये क्या, इसका बाप भी करेगा? दोनों की बातें सुनकर सीता एकदम से डर गई थी। बेचारी कर भी क्या सकती थी। रोते हुए बोली, जी जी, मैं सब काम करूंगी, बस मेरे पिताजी को कुछ मत करना। सुनो शोभा, आज से ये लड़की हमारे घर की नौकरानी है, इसलिए अब से ये घर और दुकान दोनों का काम करेगी। शोभा सीता को देखते हुए गुस्से में बोली, सुन लड़की, अगर तू यहाँ ठीक से काम करेगी तो मैं तुझे तभी खाना पीना दूंगी, वरना मैं तुझे भूखा ही मार दूंगी। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि बिना चू चपड़ किए चुपचाप सारा काम करके दे। इसी में तेरी और तेरे बाप की भलाई है। शंकर और शोभा की बातें सुनकर सीता रोती और बिलखती हुई दया की भीख मांग रही थी, पर दोनों को उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा था। जबकि सीता को रोते और बिलखते देखकर शंकर की पत्नी शोभा एक बार फिर से गुस्से में गरज उठी, अरे कलमुही, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर काम कर। और फिर वो दोनों पति पत्नी सीता पर जुल्म करने के साथ साथ उससे दिन रात काम करवाने लगे। उधर काशी अपनी बेटी को गांव-गांव ढूंढ रहा था, पर सीता का कोई पता नहीं चला। एक दिन, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? काशी अपनी बेटी को जगह जगह तलाश करने में लगा था। जबकि माला जब अपने घर आई तो उसके पिताजी बोले, बेटी माला, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्यों, क्या हुआ पिताजी? आपको कोई काम था क्या? दरअसल गलती से मेरे हाथ से वो मटका टूट गया। अब तुम ऐसा करो कि काशी के यहाँ से नया मटका ले आओ। कोई बात नहीं पिताजी, मैं एक मटका ले आती हूँ। और फिर माला ये कहकर काशी की दुकान पर मटका लेने चली गई और काशी की दुकान बंद मिली तो, अरे ये काशी काका की दुकान बंद क्यों है? अभी माला अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि अचानक वहाँ पर काशी आ गए। आपकी दुकान अभी तक बंद क्यों है काका? ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। क्या कहूँ बेटी, क्या तुमने मेरी बेटी सीता को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं तो काका, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? फिर माला के पूछने पर काशी ने उसे सारी बातें बताई। सारी बात सुनकर माला बोली, काका आप चिंता मत कीजिए, मैं सीता को पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगी और ये मेरा आपको वचन है। माला भी सीता को ढूंढने में जुट गई और माला सीता को ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव में पहुंच गई। और माला ने एक मटके की दुकान देखकर, अरे ये मटके देखकर मुझे याद आया कि पिताजी ने घर के लिए एक मटका मंगवाया था। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से एक मटका ले लेती हूँ। माला ये सोचकर शंकर कुम्हार की दुकान पर जाकर एक मटके को देखते हुए बोली, काका आपके मटके तो बहुत अच्छे हैं, ये कितने का है? बेटी एक मटका 50 का है। बाप रे बाप,
काका, ये मटका 10 रुपए का मिलता है और आप मुझे 50 रुपए में बेच रहे हैं। क्या लूट मचा रखी है आपने? अरे बेटी, महंगाई भी तो इस कदर बढ़ गई है। खैर, तुम ये मटका 40 रुपए में ले जाओ। ठीक है काका, अब आप इतनी महंगाई का रोना रो ही रहे हो तो 40 में ही दे दो। माला ये कहकर शंकर से वो मटका ले ही रही थी कि अचानक वहाँ सीता आई और उसके पैर फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ा और उसके हाथ से एक मटका गिर गया। टूटा हुआ मटका देखकर शंकर, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? घर चल, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी अचानक माला की नजर सीता पर पड़ी। सीता, तुम यहाँ हो? तुम्हें पता भी है मैं और काका कितने परेशान हैं। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो। माला को देखकर भी सीता ने अनदेखा कर दिया, पर शंकर माला को सीता से इस तरह बात करते हुए देखकर गुस्से से बोला, ए लड़की, ये कोई सीता नहीं है, ये मेरी बेटी छाया है। खबरदार, एक और झूठ बोला तो ये मेरी सहेली सीता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीता को इस तरह फटकार लगाने की? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ए लड़की, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सरपंच को बुलाऊंगा। अच्छा याद दिलाया तुमने। सरपंच को तू क्या बुलाएगा? मैं अभी सरपंच के पास जा रही हूँ। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। देख लड़की, ये मेरी बेटी है, तुम मेरे मामले में मत पड़ो। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शंकर माला पर चिल्लाता रह गया, पर माला सीता को लेकर सरपंच के पास पहुँच गई। सीता और माला को देखकर सरपंच बोले, क्या हुआ बेटी, तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? सरपंच जी, हमें इंसाफ चाहिए। हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। पर कैसा इंसाफ? अभी सरपंच जी पूछ ही रहे थे कि वहाँ शंकर भागते हुए आया और बोला, सरपंच जी, ये लड़की जो भी कहेगी वह सब झूठ है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। शंकर की ये बात सुनकर माला बोली, सरपंच जी, मेरी एक सहेली सीता थी जो हूबहू इस लड़की की तरह लगती थी, मगर 2 दिन से वो लापता है। लेकिन मैं जब यहाँ आई तो इस लड़की को देखकर मैंने इस कुम्हार काका से कहा कि ये मेरी सहेली सीता है, तो ये बोले नहीं, ये लड़की उनकी बेटी है। अब आप ही बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है। माला की बातें सुनकर शंकर अपना थूक निगलते हुए बोला, ये झूठ है। नहीं, हाँ, ये सच है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये लड़की तुम्हारी बेटी है या नहीं? सरपंच जी, ये मेरी ही बेटी है। अभी तक तो तुमने ये कहा कि लड़की जो भी कहेगी सब झूठ होगा, तो फिर इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सरपंच के इस तरह पूछने पर शंकर हड़बड़ा गया। शंकर को इस तरह डरा हुआ देखकर माला मौके का फायदा उठाते हुए बोली, लगता है इस शंकर के बच्चे ने मेरी सहेली सीता को डरा धमकाकर उसकी सोने की चेन भी छीन ली है। शंकर के गले में माला ने एक सोने की चेन पहले ही देख ली थी। नहीं, ये सोने की चेन मेरी है। सरपंच शंकर के बोलने के अंदाज से ये समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। अरे शंकर, तू चेन की बात पर ही क्यों अटक गए भाई? जब सीता तुम्हारी बेटी है तो चेन भी तुम्हारी हुई ना। तुम तो कह रहे थे कि लड़की झूठ बोल रही है, मगर लगता है ये सच बोल रही है। अब तुम साफ साफ बताओ, क्या मैं कुछ करूं? ये सब होते देखकर सीता को थोड़ी हिम्मत मिली और सीता रोते हुए बोली, सरपंच जी, मैं ही सीता हूँ और इस शंकर ने मुझे अपना कैदी बनाया हुआ था और ये सब ना कहने के लिए इसने मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए अब तक मैं चुप थी। सीता से सारी सच्चाई जान लेने के बाद सरपंच ने शंकर से पूछा, तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैंने मूर्खता में ये सब कर दिया। मैंने जल्दी ही अमीर बनने के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर दी। शंकर, तूने जो आज किया है इसकी सजा आज से 90 दिनों तक तुझे सीता के घर नौकर बनकर रहना होगा। उसके घर के सारे काम करने होंगे। शंकर अपने किए पर पछता रहा था, पर अब कर भी क्या सकता था। माला की सूझबूझ से सीता सही सलामत अपने पिता के पास वापस पहुंच जाती है।